नमस्कार। क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर अपने 7वां चैप्टर चल रहा है वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्राव। वाष्पोत्सर्जन टॉपिक है वो अपने कंप्लीट हो चुका है। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपना टॉपिक है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव आज ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, अपने पूरा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि अब इस चैप्टर में दो टॉपिक है, बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव। ये दोनों टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, तो अच्छी तरह से समझना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, बिंदु स्त्राव क्या होता है, किसको बोलते हैं हम बिंदु स्त्राव। वाष्पोत्सर्जन हमने पढ़ लिया कि जल यदि वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। और बिंदु स्त्राव क्या होगा कि यदि बूंदू के रूप में जल बाहर निकलेगा, पत्तियों से यदि बूंदू के रूप में जल निकलेगा तो क्या होगा, बिंदु स्त्राव, उसको हम बोलेंगे। इसके अंदर देखो एक होता है मूल दाब। आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा कि मूल दाब क्या होता है। मूल दाब जब मूलों के अंदर, जड़ के अंदर दाब लगता है, ठीक है, धनात्मक बल लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल दाब बोलते हैं, ठीक है। इस मूल दाब के कारण पादप की पत्तियों पर, जैसे ये पादप है, ये शाखा है और ये क्या है, इसकी पर्ण है, तो इस पर्ण पर जल की बूंदे है वो आ जाती है, ठीक है। किसके कारण आता है, मूल दाब के कारण। ये जड़ें हैं तो यहाँ पे एक दाब लगता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मूल दाब, ठीक है। जब ये मूल दाब लगेगा तो जल है वो इन पत्तियों की, जो ये बाहरी सतह है, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, बूंदे आ जाएगी। और ये किसके द्वारा आती है, मतलब जिन छिद्रों से बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जल छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल छिद्र। मतलब जिन छिद्रों से ये बूंदे हैं वो बाहर निकलेगी उनको हम क्या बोलेंगे, जल छिद्र बोलेंगे। इन जल छिद्रों के द्वारा जल की बूंदे क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु स्त्राव बोलेंगे। तो देखो ध्यान से परिभाषा सुनना कि मूल दाब के प्रभाव से कुछ पादपों की पत्तियों के किनारों या शीर्ष पर जल की बूंदे स्त्रावित होती है, उसे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। ध्यान से सुनना, मूल दाब के प्रभाव के कारण कुछ पादपों के शीर्ष पर या पत्तियों पर, शीर्ष जो सबसे ऊपर का सिरा है, मूल दाब के प्रभाव के कारण कुछ पादपों के शीर्ष पर या पत्तियों पर जल की बूंदें स्त्रावित होती है, जिससे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं। अब देखो, इस बिंदु स्त्राव का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, वो वैज्ञानिक था बर्गर स्टीन ने। ये याद रखना, बिंदु स्त्राव है उसके बारे में किसने बताया था, बर्गर स्टीन ने 1887 में, ठीक है। बिंदु स्त्राव के बारे में किसने बताया था, बर्गर स्टीन ने सन 1887 के अंदर उन्होंने बिंदु स्त्राव के बारे में बताया। बिंदु स्त्राव होता क्या है कि मूल दाब के कारण कुछ पादपों के शीर्ष पर या पत्तियों पर जल की बूंदें स्त्रावित होती है, जिसे हम बिंदु स्त्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम बिंदु स्त्राव कहते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु स्त्राव कहते हैं। और ये प्रक्रिया किसने दी थी, बर्गर स्टीन ने सन 1887 में। अब क्या होता है कि जो शीर्ष है उस शीर्ष से जल बाहर निकल रहा है, जो शीर्ष है उससे जो जल बाहर निकल रहा है, वो जल जिन स्थानों से बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल छिद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जल छिद्र, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, जल रंध्र होगा। उनको हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे उसको जल छिद्र बोलेंगे, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, जल रंध्र बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि बिंदु स्त्राव क्या होता है, किसे कहते हैं बिंदु स्त्राव। कि मूल दाब के कारण कुछ पादपों में जल है वो पत्तियों से या शीर्ष से बूंदू के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम बिंदु स्त्राव बोलेंगे। और इसका अध्ययन किसने किया, बर्गर स्टीन ने सन 1887 में किया था। तो ये तो हो गया बिंदु स्त्राव। अब आगे का टॉपिक देखो, एक टॉपिक और है इसके अंदर, लास्ट टॉपिक है ये, रस स्त्राव। देखो, रस स्त्राव किसको बोलेंगे हम, कि क्या होता है कि यदि मान लो कोई पादप है, उसकी शाखा है या तना है, ठीक है, कोई भी पादप है, उसकी शाखा है या तना है, वो क्या होता है, टूट जाता है। कोई भी पादप है, उसकी शाखा या तना टूट जाता है, तो उस टूटे हुए स्थान से कार्बनिक पदार्थ
उस टूटे हुए स्थान से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ बाहर की तरफ रिसने लगते हैं, रिसने या निकलने। बाहर की तरफ क्या होते हैं, रिसने लगते हैं या निकलने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस स्त्राव बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे, रस स्त्राव बोलेंगे। तो देखो किसको बोलेंगे कि किसी कारणवश यदि किसी पादप की शाखा या तना टूट जाता है, यदि किसी पादप की शाखा या तना टूट जाता है तो उस टूटे हुए भाग से कार्बनिक पदार्थ है वो बाहर की तरफ रिसने लगते हैं या बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, जिससे हम रस स्त्राव कहते हैं। परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि रस स्त्राव किसको बोलेंगे कि किसी पादप की शाखा या तना, किसी पादप की शाखा या तना, किसी पादप की शाखा या तना किसी कारणवश से टूट जाता है, शाखा या तना किसी कारणवश से टूट जाता है और उस टूटे हुए भाग से कार्बनिक पदार्थ है वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं या स्त्रावित होने लग जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, रस स्त्राव कहेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, रस स्त्राव कहेंगे। अब देखो ये तो हो गया अपना चैप्टर क्लोज, पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है अपने, कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, रंध्र क्या होते हैं, किस प्रकार से पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, रंध्र है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, रंध्र गति की क्रियाविधि के 3 सिद्धांत क्या होते हैं, और बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि बिंदु स्त्राव क्या होगा और रस स्त्राव क्या होगा। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन सा बनता है, रंध्र की संरचना को सच्ची तरह समझें, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है जो सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। इस चैप्टर के अंदर देखो 2 टॉपिक हमने नहीं किए क्योंकि वो सिलेबस से हट गए हैं, अभी जो नया सिलेबस है उसमें से उन 2 टॉपिकों को हटा दिया गया है। वो कौन कौन से, एक तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कारक और वाष्पोत्सर्जन का महत्व, दोनों सरल टॉपिक है, वो भी आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, बुक से भी देख सकते हो, मैं भी उनको बता दूंगा कि वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बाह्य कारक के अंदर वायु है, मृदा जल है, या आंतरिक कारक है तो पत्तियों की संरचना, मूल प्रवाह उसकी संरचना, ये सब क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन का महत्व है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमें नॉलेज के रूप में भी पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है, कि यदि मान लो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जहाँ पे कम हो रही है वहाँ पे क्या होती है, बारिश कम होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे ये बोलते हैं हम कि पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं उन स्थानों पे क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। तो उसका कारण यही है कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतने ही बादल बनेंगे, मतलब जल वाष्प के रूप में उड़ेगा, जल वाष्प के रूप में उड़ेगा तो क्या होंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। तो यही होता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पश्चात 2 परिभाषाएं केवल बिंदु स्त्राव और रस स्त्राव, केवल आप लोग इनकी केवल और केवल परिभाषाएं पढ़ लेना कि भाई ये होता क्या है। केवल परिभाषा अच्छी तरह से देख लो कि क्या है, समझ में आ जाएगा। परिभाषा के आगे ही आपको कि केवल परिभाषा ही इसके अंदर पूछा जा सकता है। और देखो इस चैप्टर के अंदर यदि कोई प्रश्न पूछने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वैसे तो हम प्रत्येक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक बार ये सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रत्येक चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा, अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो आज अपने 7वां चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। 6वां चैप्टर है वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग अच्छी तरह से बेझिझक पूछ भी सकते हो, कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, या ऐसे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया है। तो जो नहीं समझ में आया आपको वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा
किसी टॉपिक के अंदर आपको लगता है कि इस प्रकार से होना चाहिए तो वो सुझाव भी आप, या चैनल के अंदर जो वीडियो है उसके अंदर यदि किसी प्रकार का आपको सुझाव लगता है तो वो सुझाव भी आप लोग मेरे पास में भेजें, जिससे क्या होगा कि अपने इस चैनल के अंदर ही अच्छी प्रकार से सुधार होगा। जो नई चीज़ें होगी आप लोग बताओगे, जो भी नई चीज़ें हैं वो इस चैनल के अंदर हम जोड़ेंगे। तो आज की क्लास अपनी इतनी थी, छोटा सा टॉपिक था, दोनों परिभाषाएं थी, दोनों परिभाषाएं बता दिए मैंने। क्लास अपने रेगुलर हो ही रही है अच्छी तरह से, किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है। आप नियमित रूप से ये क्लासें लेते रहें। धन्यवाद।